आइए मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ एक बेहद 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 खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। लंबे समय बाद हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी। और मैं आपको थोड़ी देर इससे पहले कि मैं देवीना जी से सवाल पूछूं, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप 2 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ध्यान से मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो सुनिएगा देवीना जी के बारे में, ताकि फिर आपको उनको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा डायरेक्शन भी मिलेगा। देवीनाथ जी ने आईआईएम अहमदाबाद से, जो कि देश दुनिया की सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मानी जाती है, वहाँ से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अभी तक के 55 साल के इतिहास में जो आईआईएम अहमदाबाद का है, सिर्फ 2 महिलाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया, उनमें से एक देवीना जी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा आप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन बिजनेस में जो है उसकी फॉर्च्यून मैगजीन में 2022 में आप शामिल हो चुकी हैं, 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में। और इसके अलावा आप काफ़ी कुछ लिखती हैं। आपने किताब लिखी है मनी मिथ्स एंड मंत्रास, इसके अलावा द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड, और कई सारी किताबें भी लिखने का काम किया है देवीना जी ने। अभी आप फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर तो हैं ही, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ग्लोबल के बारे में बता दूं, जो जापान को छोड़कर एशिया की पहली ऐसी फर्म थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हुई, उन पे काम करते हुए भी दिखी है। देवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया कि बाजार का मूड माहौल ऐसा है कि हमें एक बड़ी रिलायबल और अनुभवी वॉइस चाहिए जो थोड़ा डायरेक्शन दे सके कि आगे बाजार किस तरह से रहेगा। डर बहुत है लोगों में और चिंता भी है, पोर्टफोलियो में नुकसान भी हो रहे हैं। बताएं कितना दर्द और बाकी है इस बाजार में। शुक्रिया अनिल, और थैंक यू। फॉर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो। वैसे किताब मेरी ये पहली ही है, ये ओह। बात अलग थी अभी। ओह लवली। अभी अमेजोन पे ओवरऑल नंबर वन बन गई है, तो वो ओह। चीज, इतनी स्पेशलाइज किताब का ओवरऑल नंबर वन बनना बड़ी बात है। तो जहाँ एब्सोल्युटली। तक बाजार का सवाल है, अब आपने अनुभवी होने का बात करी। अब बात यह है कि अभी जो अधिकतर निवेशक बाजार में हैं, आप डीपी अकाउंट से भी देख लें तो अधिकतर लोग बहुत नए हैं बाजार में, उन्होंने इतिहास अनुभव किया ही नहीं है। तो उनको थोड़ा सा बता दें कि ये बात कि बाजार ऊपर नीचे होता है, ये थियोरी में तो हम लोग सबको मालूम है, लेकिन जब होता है तब लगता है कि दुनिया का अंत होने जा रहा है। और अगर आप 18-19 साल का भी इतिहास देखें तो हर साल सेंसेक्स या निफ्टी 10% से ज्यादा गिरे हैं। 3 ही 4 साल ऐसे थे जब नहीं ऐसा हुआ, और उसमें से एक साल 2023 भी था। तो 2 साल के बाद आपको इस तरह का की गिरावट नजर आई। लेकिन इंडेक्स पूरी तरह वो कैप्चर नहीं कर रहा जो शायद आपके दर्शकों का पोर्टफोलियो का हाल हो, और उसका कारण ये है कि स्टॉक्स ज्यादा गिरे हैं। ये मैंने आंकड़ा देखा था 8-10 दिन पहले, हो सकता है अभी उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ हो, बट पैटर्न तो वही होगा कि 64% स्टॉक ऐसे थे जो 25 से 50% गिरे हैं, और 19% ऐसे थे जो 50% से भी ज्यादा गिरे हैं। तो एक तरह से आप सोचिए तो 85% स्टॉक 25% से ज्यादा गिरे, जबकि इंडेक्स में ऐसी गिरावट नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा जिसके कारण लोगों को दुख दर्द ज्यादा है। मेरा जहां तक मेरी सलाह है वो बदली नहीं है। पिछले 7-8 महीने से मैं वही चीज कह रही थी। मैंने अपनी पिछले जुलाई की ट्वीट भी दोबारा रिपोस्ट की थी, तभी मैंने कहा था कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप से निकल जाइए बाय एंड लार्ज, और थोड़े बड़े स्टॉक वाले थोड़े स्टेडी पोर्टफोलियो में जाइए। और अभी भी मैं वही कहूंगी। अब अगर आप थोड़े स्टेडी पोर्टफोलियो में हैं, सोच समझ कर आप खरीदारी कर रहे हैं या नहीं पहले खरीदारी की, तो वहां से निकल के आप समझदारी से खरीदारी करिए। तो जो भी आपको इक्विटी या शेयर मार्केट में लगाना है पैसा, अब ऐसा समय नहीं है कि आप निवेशित ना रहें, अब निवेशित रहने का समय है। ये भी एक आंकड़ा है कि बाजार में आप जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है, जो 40 से ज्यादा साल हो गए, उसमें अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन निकाल दें, और लगेगा 40-45 सालों में 10 दिन क्या होते हैं, लेकिन अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन निकाल दें तो आपका जो रिटर्न है वो 2/3 निकल जाता है। तो जैसे अगर आपका 100 रुपये 75,000 रुपये हुआ, अगर आपने 10 दिन निकाल दिए तो वो 25,000 रह जाएगा। और 30 सबसे अच्छे दिन निकाल दें तो आप 7,000 पे आ जाएंगे। तो इतना बड़ा वो, तो इसलिए, और ज्यादातर जो ये बहुत तेजी से बाजार चलने वाले दिन आते हैं वो तभी आते हैं जब बाजार में डर का माहौल हो, लोग पूछ रहे हो कि बाजार से निकल जाएं, एसआईपी बंद कर दें।
उसी समय आते हैं जब तेजी होती है, तब उसमें एक एक दिन में बाजार इतना कभी चलता नहीं है। तो मोटी बात यह है कि निवेशित रहिए, लेकिन सोच समझकर। और ये भी याद रखिए, हाँ, इतिहास की आपने बात की कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक तेजी में चलते हैं जो कभी वापस नहीं आते, तो इसलिए अपना दिल लगा के वहां मत बैठिए कि इसमें अभी 100 से 60 हो गया है, तो जब या 40 हो गया है, तो जब 100 वापस होगा तो इसी स्टॉक से बाहर आएंगे। उस स्टॉक में हो सकता है 100 का आंकड़ा कभी आए ही ना। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, आज की डेट में 4-4.5 हजार कंपनियां ट्रेड होती हैं। आप अभी तक के सारे आईपीओस को टोटल करें तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। 90 के दशक में 2 साल थे जहां 1200-1300 आईपीओ हर साल आए। तो वो भूल जाइए कि अब जो 2024 में जो कुछ चला था वही चलेगा अगली बार। तो आप आज की डेट में आपके पास कैश हो तो आप कहाँ निवेशित होंगे, वो सोच समझ कर वहीं पे जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। तो 2-3 चीज़ें आपने बहुत इंटरेस्टिंग की कि बाज़ार में इस तरह के करेक्शन हमेशा आते हैं, इस बार भी है, लेकिन बाज़ार ख़त्म नहीं होता, बंद नहीं होता। हाँ, कुछ शेयर ऐसे होंगे जो वापस तेज़ी में भी नहीं चलेंगे। आपको ये देखना है कि कहीं आपके पास ऐसे शेयर तो नहीं। वैसे देवीना जी, मैं अगला सवाल पूछूँ उससे पहले, हमारे एक एक्सपर्ट है सच्चिदानंद उत्तेकर पुणे से, वो उन्होंने ऑलरेडी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, आपकी बुक उन्होंने ऑर्डर की है अभी अभी अमेज़न पे। वो आपके बड़े फ़ैन ने बोला कि मुझे वो बुक पढ़नी है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो देखिए, आपको लोग सुनना और देखना चाहते हैं काफ़ी, और आपकी बुक भी पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि अ, इस बाज़ार में कैसे और कहाँ पैसे लगाने चाहिए? जैसा मैंने कहा, देखिए, आप अगर इतिहास की ही बात है, हमारे दिमाग में रहता है कि शेयर बाजार से जो भी 14, 15, 16% रिटर्न आता है, जो कि आया है इतिहास में। लेकिन हर दशक में वो रिटर्न बिल्कुल अलग हो सकता है। हर साल ही नहीं, हर दशक भी अलग हो सकता है। जो 1980 वाला दशक था, जो 80 का दशक था, उसमें 21% कंपाउंडिंग मिली थी। अगले दशक में 14, फिर 17। और जो 2011 से 20 वाला दशक था उसमें 9% भी कंपाउंडिंग नहीं हुई। जबकि उस समय मैं इससे इतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर सोचिए, 100 रुपए आपने 2011 में लगाए होते तो 10 साल में आपको 230 मिलते, जबकि उन दिनों फिक्स डिपॉजिट के रेट ज्यादा थे, आपको फिक्स डिपॉजिट में ही 200 मिल जाते। तो एक वो पूरा दशक जब आपको रिटर्न नहीं मिला, उसी के कारण ये जो कोविड लॉस से तेजी आई है वो आई है। तो इसीलिए मुझे उतना अब भय नहीं है कि यहाँ से लार्ज कैप बहुत ज्यादा गिरेंगे। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, हम अपने पीएमएस में हर तिमाही के शुरू में उसको बेस जीरो से देखते हैं। बेस जीरो का मतलब है कि आप भूल जाइए कि आपके पास क्या है। आज आपके पास कैश होता तो सबसे अच्छी निवेश की जो अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, वो कहाँ हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो आज की डेट में जहां हम ओवरवेट हैं, हो सकता है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अगले 2 साल वहीं ओवरवेट रहेंगे, बट फिलहाल जहां ओवरवेट है और जहां हम लोग कुछ समय से ओवरवेट हैं, वो है आईटी, फार्मा, फार्मा एंड हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। उसके अलावा इधर जो पिछली 1-2 तिमाही में थोड़ी एडिशन हुई है, शायद ओवरवेट तो फिर भी नहीं हो, एफएमसीजी में, थोड़ा केमिकल्स में, और थोड़ा बैंक्स में भी। बैंक्स में अभी हम लोग फिर भी अंडरवेट ही मैं अधिकतर रहती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपका तो तकिया कलाम है कि आई एम नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर्स, बट बैंक्स का बहुत लंबा समय अंडर परफॉर्मेंस का रहा है। पिछले 5 साल में आप देखें तो एक ही साल 2022 में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, बाकी 20, 21, 23, 24 हर बार अंडर परफॉर्म किया। तो अब क्रेडिट कंसर्न्स तो है, पर अब उतना खराब नहीं लगता है सेक्टर। वहां थोड़ा एडिशन किया है, पर अंडरवेट ही है। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स वगैरह में हमने एंट्री की थी बहुत पहले। अधिकतर लोगों को 2023 में ये कहानी समझ आई। हम 2021 अक्टूबर से ओवरवेट थे, 3 साल के बाद वहां अंडरवेट हुए, पर अभी इधर जो भाव काफी घटे हैं उसके बाद कुछ वहां एडिशन भी किया है। तो ये मोटा मोटा सेक्टर्स के हिसाब से ये होगा हमारा अभी अभी का जो निवेश है अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में। बिल्कुल ठीक बात है। एक और बात, चूँकि आप भारत के बाज़ारों के अलावा ग्लोबल मार्केट्स को भी बड़ी क्लोज़ली ट्रैक करती है। क्या अमेरिका के बाज़ार भी टॉप करने की तैयारी में? और दूसरा ये कि क्या एफआईज़ हमारे यहाँ बेचना रोकेंगे, या उम्मीद करना गलत होगा? एफआईज़ की खरीदारी वापस लौटने के जल्दी से आसार नहीं दिख रहे।
देखिए, जहां तक पहली बात तो ये मैं आपको सबसे आपके दर्शकों को बोलूं, सब सोचते हैं कि विश्व बाजारों या ग्लोबल मार्केट्स का मतलब है अमेरिका। तो ये यही सबसे बड़ा मिथक है कि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार हो सकता है, लेकिन वो दुनिया नहीं है। तो अब बहुत समय हो गया है, 10-12 साल हो गए हैं अमेरिका मोटा मोटा, तब कुछ साल तो खैर इसके अपवाद रहे हैं, पर अधिकतर वो आउट परफॉर्म करता रहा है। और कुछ समय से मेरे दिमाग में था कि वो कभी ना कभी तो वो आउट परफॉर्मेंस खत्म होगा और वो कहीं और जाएगा, मार्केट का आउट परफॉर्मेंस। और अभी आप देखें तो इधर यूरोप बहुत अच्छा कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। और पहले मुझे लगता था कि हो सकता है अभी थोड़ा समय और हो, लेकिन अभी जो ट्रम्प की सरकार आने के बाद जिस तरह से चीजें एकदम रोज इतने तरह के अनाउंसमेंट होते हैं जो वापस लिए जाते हैं, ये होता है वो होता है, उसमें अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की दर, वहां मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है। तो अभी हो सकता है, मुझे लगता है कि अमेरिका के आउट परफॉर्मेंस के दिन कुछ ही बचे हों। ये हम लोग देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से इस पर दिमाग नहीं बनाया है, पर वो एक बड़ा रिस्क बन रहा है, ये तो दिख रहा है। और जहां तक एफआईआईस की बात है, अब उसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका मार्केट गिरने के अलावा रुपया भी गिर गया है, वहां से आपका रिटर्न कम होगा, कैपिटल गेन्स के कारण भी रिटर्न कम होगा। तो वो सब चीजें, अभी तो ऑफ कोर्स मार्केट कैपिटल गेन तो पहले से ही था, पर अभी मार्केट गिरने गिरने के बाद इस बारे में बहुत बात होने लगी। लेकिन वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात अनिल ये भी है कि ये जो मार्केट को अगर आप देखें तो हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि हम एफआईआई लेंगे तो मार्केट चलेगा, बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा। इस बार तो जरूर ऐसा हुआ है कि एफआईआई बेच रहे थे और मार्केट गिरा, लेकिन आप लंबे समय तक आप देखें तो उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जब एफआईआई खरीदते हैं तो मार्केट चल जाता है और बेचते हैं तो गिर जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है कि एफआईआई आना शुरू हुए 1994 से, और 1994 से लेके 2003, मतलब यही एक 9 साल का पीरियड है जिसमें सेंसेक्स का नेट रिटर्न 0 रहा। तो इतना सारा नया पैसा आया, उस समय डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी नहीं था, इतनी रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं थी, तो ये नया पैसा आने के बावजूद बाजार चला ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो ये हम तो अब उस लिहाज से बाजार के डायरेक्शन के हिसाब से उतना एफआईआई फ्लोज को देखते नहीं हैं। तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात। देवनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।